बार बार गर्भपात होना किसी भी महिला के लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन होता है और बहुत सारी महिलाएं इस प्रॉब्लम से जूझ रही हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर देवांशी मिश्रा। मैं गायनेकोलॉजिस्ट और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूं बंसल हॉस्पिटल भोपाल में। और आज हम डिस्कस करेंगे कि बार बार मिसकैरेजेस होना यानी कि रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस क्या होता है, क्यों होता है, इसके वर्कअप में हम क्या टेस्ट करते हैं और इसके क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि इंसान का प्रजनन बाय डिज़ाइन ही एक इनएफिशिएंट प्रोसेस है। 10 से 15% प्रेगनेंसीज मिसकैरी होती हैं। तो किसी को यदि एक बार प्रेगनेंसी मिसकैरी हुई हो तो वो बाय चांस हो सकता है, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात यूजुअली नहीं होती है। लेकिन यदि बार बार मिसकैरेजेस हों तब ये इसमें कोई अंडरलाइंग कारण होता है जो हमें ढूंढना होता है। अगर गर्भपात 3 बार या उससे ज़्यादा हो जाता है तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस। रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस की प्रॉब्लम 100 में से एक महिला फेस कर रही है। रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के कई कारण होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कारण इनमें से होते हैं, पहला कारण है कि एडवांस्ड मैटरनल एज यानी कि माँ की जब उम्र 35 साल से अधिक होती है तो बच्चे में जन्मजात विकृतियां आने की संभावना बढ़ने लग जाती है और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारण होता है रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस होने का। इसीलिए कहा जाता है कि प्रेगनेंसी को सही समय पर प्लान कर लेना चाहिए, यानी कि 20 साल से 30 साल वाली एज ग्रुप में ही प्रेगनेंसी को प्लान कर लेना चाहिए एंड 35 के अंदर तो डेफिनेटली प्लान करना चाहिए। पिता की बढ़ती हुई उम्र का प्रभाव बच्चे पर थोड़ा कम पड़ता है, लेकिन 40 साल से यदि उम्र ज्यादा हो तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। अब बॉडी वेट भी एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स यदि लेस देन 19 हो, मतलब वजन बहुत कम हो शरीर का, या मोर देन 25 हो, मतलब मोटापे की तरफ अगर शरीर जा रहा हो, तो ये भी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर होता है। कुछ लाइफस्टाइल रिलेटेड फैक्टर्स भी रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के लिए रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे कि अल्कोहल लेना, मतलब कि शराब पीना, सिगरेट पीना, धूम्रपान करना, गुटखा खाना, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं ये भी रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के लिए एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। एक कंडीशन होती है जिसे कि थ्रोम्बोफीलिया कहा जाता है। थ्रोम्बोफीलिया में खून के गाढ़े होने की टेंडेंसी होने लगती है। तो एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम नाम की एक समस्या होती है जिसमें कि खून गाढ़ा होने की टेंडेंसी होती है। तो ये कुछ ब्लड टेस्ट करा के हम पता लगा सकते हैं कि किन महिलाओं को इसकी ये प्रॉब्लम है और इसके लिए फिर प्रेगनेंसी के दौरान खून पतला करने का इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे कि फिर प्रेगनेंसी सक्सेसफुली 9 महीने चल जाए, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। अब कुछ जेनेटिक कारण भी होते हैं रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस होने के, जैसे कि कभी पेरेंट्स में कुछ बैलेंस ट्रांसलोकेशंस हों जो कि बच्चे में अनबैलेंस होकर मैनिफेस्ट हों, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है। तो इसके लिए कुछ जेनेटिक टेस्ट भी जब हम कराते हैं तो हमें ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ पता चलती हैं। रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस से जूझ रहे 2 से 5% कपल्स में ये जेनेटिक कारण पाए जाते हैं। अब यूट्रस यानी कि बच्चेदानी के अंदर कुछ विकृतियां होने की वजह से भी प्रेगनेंसी लॉसेस होते हैं, जैसे कि सेप्टेट यूट्रस जिसमें कि बच्चेदानी के अंदर एक सेप्टम यानी कि पर्दे जैसा होता है, वो सेप्टेट यूट्रस कहलाता है और ये भी रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का एक कारण है। इसके अलावा कभी कोई गठान यानी फाइब्रॉइड बन गया हो यूट्रस के अंदर, कोई पॉलिप जो कि एक एंडोमेट्रियम की आउटग्रोथ होती है यूट्रस के अंदर, तो पॉलिप भी एक रीज़न होता है। इसके अलावा यूट्रस यानी बच्चेदानी के अंदर यदि चिपकाहट बन गई हो, जिसे अडेशंस कहते हैं, तो वो एक रीज़न होता है। कुछ यूट्रस से रिलेटेड कारण भी होते हैं बार बार प्रेगनेंसी लॉस होने के, जैसे कि एक जन्मजात विकृति होती है यूट्रस की जिसे हम कहते हैं सेप्टेट यूट्रस, जिसमें कि यूट्रस के अंदर एक पर्दे जैसा होता है। तो यदि प्रेगनेंसी उस पर जाके इम्प्लांट हो जाती है तो फिर प्रेगनेंसी लॉस का चांस बढ़ जाता है। तो इसके अलावा फाइब्रॉइड्स यानी कि यूट्रस में पाए जाने वाली गठान, पॉलिप्स जो कि एंडोमेट्रियम यानी यूट्रस के अंदर जो परत होती है उस परत की आउटग्रोथ होती है पॉलिप, तो ये पॉलिप भी एक बड़े पॉलिप्स भी एक रीज़न हो सकते हैं प्रेगनेंसी लॉस होने का। इसके अलावा बच्चेदानी के अंदर का इन्फेक्शन जिसे एंडोमेट्राइटिस कहा जाता है, जो कि एंडोमेट्रियम का इन्फेक्शन होता है जिसका एक टीबी भी कारण होता है, और इसके अलावा भी बहुत सारे कारण होते हैं एंडोमेट्राइटिस के, ये एक रीज़न है। बच्चेदानी के अंदर चिपकाहट बन जाना जिसे कि इंट्रायूट्राइन अडेशंस कहते हैं, कई बार डीएनसी हुई हो उसके बाद भी एडेशंस बन सकते हैं, कभी इन्फेक्शन के बाद जो हीलिंग होती है एज अ पार्ट ऑफ हीलिंग भी ये बन सकते हैं एडेशंस, तो ये भी एक रीज़न होता है प्रेगनेंसी लॉस होने का।
लास्टली कुछ हार्मोनल डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि थायराइड हार्मोन के डिसऑर्डर्स, प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाना या पीसीओडी। ये भी अपने आप में इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो अब ये सब कारण जानने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन यानी कि इसका वर्कअप किस प्रकार से किया जाता है। इसके वर्कअप में हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्कअप इसमें होता है एक अल्ट्रासाउंड यानी कि सोनोग्राफी, जो कि इंटरनल सोनोग्राफी होती है, वेजाइनल रूट से की जाती है। तो इस सोनोग्राफी में हमें यूट्रस की बनावट समझ में आती है कि यूट्रस में कोई जन्मजात विकृति तो नहीं है, एंडोमेट्रियम हेल्दी है या नहीं, एंडोमेट्रियम बहुत थिन तो नहीं है, अंदर कोई एडहेशंस तो नहीं है उसमें, और कहीं हाइड्रोसैल्पिंग्स यानी ट्यूब में पानी तो नहीं भर रहा है, किसी प्रकार का इन्फेक्टिव इटियोलॉजी या विकृति तो नहीं है, पॉलिप, फाइब्रॉइड, ये सारी चीज़ें इसमें पता चल जाती हैं। इसके अलावा कुछ जेनेटिक टेस्ट कराए जाते हैं, जिसमें कि कैरियोटाइप भी कराया जा सकता है, और कई बार एडवांस जेनेटिक टेस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। कुछ हार्मोनल टेस्ट भी कराए जाते हैं, जैसे कि थायराइड, प्रोलैक्टिन, शुगर, ये सारी चीज़ें टेस्ट कराई जाती हैं। इसके अलावा एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ नाम का एक ब्लड टेस्ट होता है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है इसके वर्कअप में। कॉमनली पाए जाने वाले पीलिया या ब्लड से जो ट्रांसमिट होने वाली डिजीजेज हैं, जैसे HIV, HBS, VDRL, इन सब के लिए हम स्क्रीन करते हैं। और एक सीमन की जांच भी की जाती है। यदि सीमन की जांच में हमें एबनॉर्मेलिटी मिलती है, यानी हस्बैंड के जो सीमन वाली जांच है उसमें अगर हमें मिलता है कि स्पर्म्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उसको फर्दर देखने के लिए हम स्पर्म DNA फ्रेगमेंटेशन नाम का एक एडवांस टेस्ट वो भी कर सकते हैं। अब इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो डिपेंड करता है कि हमें पूरे वर्कअप के दौरान कारण क्या मिला है। तो हम लाइफस्टाइल फैक्टर्स को पहले एड्रेस करते हैं, जिसमें हमें लगता है कि बॉडी वेट ऑप्टिमाइज करना है तो वो करते हैं। अल्कोहल, सिगरेट, टोबैको, ये सारी चीज़ें हटाते हैं, पहले बॉडी को एक हेल्दी स्टेटस पे लेके आते हैं। फिर उसके बाद यदि कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हों तो फिर ट्रीटमेंट से हार्मोन्स को संतुलित किया जाता है। अगर यूट्रस के अंदर कोई पैथोलॉजी पाई गई हो, जैसे कि फाइब्रॉइड्स, पॉलिप, सेप्टम, तो इनको सर्जिकली करेक्ट किया जाता है। एंडोमेट्राइटिस के लिए एंटीबायोटिक्स हम दे सकते हैं। एप्ला सिंड्रोम वाले पेशेंट्स जिनमें कि खून गाढ़ा होने की टेंडेंसी होती है, इनमें खून पतला करने का इंजेक्शन दिया जाता है। और कोई भी कारण ना पता चलने पर, क्रोमोसोमल अगर रीज़न सस्पेक्टेड है तो, या फिर और कोई कारण ना पता चलने पर एक PGT नाम का, जो कि प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग है, उसके लिए भी ऑप्ट किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम हैंडल करते हैं रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के केसेस। लेकिन अधिकतर केसेस में 75% से ज़्यादा केसेस में बिना कुछ किए ही, मतलब बेसिकली 75% केसेस खुद ही कंसीव हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के केसेस का वर्कअप करते हैं और फिर ट्रीटमेंट करते हैं। इसी प्रकार का और कंटेंट के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू।